एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। 2 दिन बाद पाकिस्तान। महविश अपने कमरे की बालकनी में झूले पर बैठी घुटनों पर ठोड़ी टिकाए न जाने किन सोचों में गर्क थी। महविश कहाँ गुम हो? क्या कोई काम वाम नहीं जो यूं बैठी हो? हूबहू यूं बैठी हो, उठो मेरे साथ चलो। महविश जो अक्सर यहीं बैठी थी और उसके यहाँ बैठने पर आरुष चिढ़कर उसे कहती थी, हा 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 हा, तो कहाँ जाऊं मैं? वो हमेशा मुंह चढ़ाकर जवाब दिया करती थी। वो दोनों इतनी दूर थी, अब की आवाज तक सुनने को तरस गई थी। आरुष को सब खुले दिल का कहते थे, जो न कभी किसी बात की शिकायत करती थी, ना ही नाराज होती थी। नाराज होना तो महविश को लगता था उसने सीखा ही नहीं। आरुष को याद करते करते उसकी सोचों में अचानक एक अजनबी आंखें याद आती हैं। वो ही नहीं, वो आवाज, वो फिक्र और वो जज्बा जो आंखों में थे, वो उसका एक इशारा समझ जाना, उसके दर्द पर इतनी सिलवटें माथे पर लाना। वो शख्स को देखकर उसके अंदर का हाल पड़ चुकी थी। अल्लाह, मैं क्या सोच रही हूँ? वो कब से उसे सोचना होश में आती, सोचती होश में आती, खुद को डपटती अंदर भागती है, जैसे वो आंखें उसे ये सब करते देख रही हूँ। बाबा, मुझे लगता है हमें भी आरुष जहाँ है वहां जाना चाहिए। जो पुलिस कहेगी वो मानना लाजिम है क्या? आरुष का भाई अपने बाबा के साथ बैठा उन्हें कब से यही बात समझा रहा था। पुलिस जा चुकी थी अपने मिशन पर, मगर वो यहीं हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। लेकिन पुलिस ने मना किया था। बेटा, आरुष की वालदा कमरे से बाहर आती कहती हैं, अम्मी वो क्या कह रहे हैं? पुलिस के सामने वो शख्स उसे लेकर क्या कर लिया उसने? अम्मी, हमारे घर की बेटी है, वो ऐसे कैसे किसी बेआसरे किस तरह छोड़ दे हम? वो खड़ा होता उन्हें समझाता है, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, हमें जाना चाहिए। आरुष के वालिद यूं सोच नजरों से उसे देखते हैं। ओमान। आरुष बैठी अपने हाथ की ड्रेसिंग मैसा से करवा रही थी। वो इन सब से बात कर ली थी, मगर श्याम से नहीं। वो जो कहता है सुन लेती थी, मगर अब जवाब नहीं देती थी। उसके आते सोती बनती, मगर वो जानता है कि वो सो नहीं रही, इसलिए फ्रेश होकर आता उसे ही सुलाता था। उसकी सुबह उठने से पहले वो जा चुका होता था। उसने 3 दिन से बिल्कुल बात नहीं की थी उससे। मैसा, अगर उसके लाड उठा ली हो तो प्लीज मेरे साथ चलो। जिब्रान उकताए हुए लहजे में मैसा से कहता है। आरुष उसकी बात पर सर झुका देती है। मैसा एक नजर जिब्रान को देखती है, उसके गले का जख्म देखती है। मैसा, जिब्रान जिद झुककर पुकारता है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। उसको देखे बगैर जवाब देती है। वो उस पर एक नजर डालता बाहर निकल जाता है। तुम उसकी बात अभी मैसा बात मुकम्मल करती है। आरुष नफी में सर हिलाकर मना कर देती है। आप जाओ, आपको लेट हो रहा है, वो कहकर धीरे से चलती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। मैसा उसे जाते देख अफसुर्दगी से सर झुका लेती है। शाम में आरुष मूसा से बैठी हल्की फुल्की लिविंग रूम में बातें कर रही थी। जब मैसा और जिब्रान दोनों अंदर दाखिल होते हैं, वो मूसा के पास आकर बैठ जाता है। तुम्हें कोई काम नहीं है मूसा? जिसको देखो फजूल के कामों में लगा हुआ है। जिब्रान फोन पर टाइपिंग करता उसे सुनाता है। वो जिब्रान की बात पर दांत पीसता है। आरुष को वहां अपना वजूद वहां गैर जरूरी लगता है। शायद वो शख्स उसे ऐसे महसूस करवा रहा था, इसलिए वो खड़ी होकर बाई की तरफ रुख करती है। जब जिब्रान की बात उसके कानों से टकराती है, लड़की, तुम वापस जाना चाहो तो तलाक लो और जाओ, क्योंकि हमारी पीठ पीछे वार करने वाले का इबरत का निशान बनते हैं। जिब्रान सफाकियत से उसे मुखातिब करता है, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ जो पीठ पीछे वार करूं। मैं करूंगी तो भी सीने पर करूंगी, नजरों के सामने, नजरों के हसार में। वो इस पर जबान को खामोश नहीं रखती, मुड़कर उसके सीने पर हाथ बांधती जवाब देती है, लगता है इस ऐशो इशरत में रहकर आसमान में उड़ने लगी हो। लड़की, जमीन पर आओ, कुछ वक्त का शौक हो तुम शयान के, बस बहुत जल्द बाकी की तरह लौट जाओगी। बहुत आई हैं, बहुत गई हैं उसकी जिंदगी में। तुमसे निकाह किया है तो क्या वो जो 3 लफ्ज तुम्हें यहाँ रखे हुए हैं, अगले 3 लफ्ज तुम्हें वहां वापस छोड़ देंगे। वो निहायत हकारे से उसे कह रहा था। वो फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। क्या मतलब बात का? वो मफलूज होते ज़हन से मुश्किल से बोल पाती है। यही कि बहुत जल्द फारिग हो जाओगी। शौक हो तुम कुछ वक्त का, बहुत जल्द तुम्हें भी बाकियों की तरह छोड़ देगा। वो जानता भी नहीं था, ये जानकर अनजान बन रहा था कि कितने ही तेज उसके दिल पर चला रहा था। आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वो मुश्किल से लहजे को कंट्रोल करती है। नहीं लड़की, सच्चाई है ना तो तल्ख है। वो हर रात दूसरी लड़कियों के पास होता है। कभी पूछा है उससे? अरे छोड़ो, कौन सा वो तुम्हें बताएगा, कह के कहा किसके साथ है। वो बेयकीनी से उस शख्स का सोचती है और एक कदम पीछे ले लेती है। अरे सुन तो लो, तुम्हें छोड़ने की वजह भी दूसरी औरत होगी। कभी जाते हुए पूछ लेना कि किस लिए छोड़ रहा था। किसी एक का तो नाम याद होगा। आरुष उसके जहरीले लफ्जों पर आंखें बंद कर लेती है। सबका आजमाना शुरू हुआ था भी तो कहाँ उस इंतहा से। उसे तो तुम में गुम होते भी दूसरी औरतें नजर आती होंगी। शायद तुम्हें भी वो उनकी अभी वो अल्फाज मुकम्मल करता आरुष का पढ़ने वाला थप्पड़ उसकी जबान को रोक देता है। मूसा बेयकीनी से उसे देखते हैं। अंदर आती मैसा भी वहीं रुक जाती है। विश शयान जो अभी अंदर आया था उसका ये अमल देखकर धाड़ कर उसे पुकारता है,
इनफ इज इनफ, वो चीख कर कहती बगैर जख्मों की परवाह किए कमरे की तरफ भाग जाती है। जिब्रान अपनी गाल पर हाथ रखकर तैश में कमरे में चला जाता है और धाड़ से कमरे का दरवाजा बंद करता है। मैसा उसके पीछे और मूसा वहीं बैठ जाता है। शान गुस्सा जब्त करता कनपटी से लाता है। वो भागकर कमरे में आती, दरवाजे को बंद करती, उससे लगकर खड़ी हो जाती है। वो आंखें बंद कर लेती है मगर आंसू बाहर तोड़कर बाहर निकलते हैं। वो दरवाजे से रखती नीचे बैठती चली जाती है। वो सब इसे इंतहा पर आजमा रहे थे। वो घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो देती है, या अल्लाह। वो सिसकी लेती बार बार अल्लाह को पुकार रही थी। उसकी पुकार की आवाज उसे भी बामुश्किल सुनाई दे रही थी। तो बट्टा सड़क कर सर से नीचे गिर चुका था। वो बस आंसुओं में अपना दर्द बहा रही थी। वो चेहरा ऊपर करती माथा मसलती है। वो आंसुओं को भी साफ करती है मगर वो आज बगावत करने पर थे जो बहे जा रहे थे। यह शायद उनका जब्त जवाब दे गया था। वो देर रात तक किसी पोजीशन में बैठी रहती है। जमीन में जहन में हजारों सोचे बैठी थी। वो अब कोच पर बैठती है, घुटनों के गिर्द बाजू बांधे, गाल को घुटने पर रखे, आंखें और नाक लाल हो चुकी थी रो रो के। अब तक कोई ऊपर नहीं आया था। उसे लगा था कोई आएगा, उसे लगा था वो आएगा, मगर नहीं, कोई भी नहीं आया था। क्या सब उसे नाराज हो गए थे? आंसू के मिटे निशान उसके गाल पर वाज़िया थे। वो तो आंख से भी बड़े हैं। वो ये बात बार बार सोच रही थी। वो कभी इतनी हाइपर नहीं हुई थी। हाथ उठाना तो दूर की बात थी, आखिर किस बात पर गुस्सा आया था? वो अपने एहसासात को मानने से इनकारी थी। वो बस गिल्ट में थी। वो कितने बुरे थे, उनसे एहतराम का रिश्ता था। वो कितने बड़े थे, उनसे एहतराम का रिश्ता था उसका, और उसने हाथ उठा दिया। वो कुछ कह देती, ना कि हाथ उठाती। वो कब से खुद को कोस रही थी कि उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं माफी मांगू? वो खड़ी होती, उंगलियों को मरोड़ती सोचती है और पल भर में फैसला करती, वॉशरूम में जाकर फेस वॉश करती, दुपट्टा सही से लेती, खुद को कंपोज करती बाहर निकलती है। श्यान ऊपर जाने लगा था जब उसे अहम काम के लिए जाना पड़ गया था। वो अब तक नहीं लौटा था। नीचे से बातों की, हंसने की आवाजें आ रही थी। वो अपने हाथ की पट्टी उतारकर फेंक आई थी। पाँव वाली भी खून से भर गई थी। उसके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था, इसलिए जो बार बार खून बह रहा था पानी से साफ करके वो हाथ को दुपट्टे में छुपाए आई थी। पाँव में बंद जूते थे, उसके जख्म ताजा थे जो बगैर मरहम के खिंच रहे थे। आरुष हिम्मत जमा करती आखिरी सीढ़ी तक आती है। सामने सोफे पर माँ और बाबा बैठे थे। पास ही मूसा, अहान, जिब्रान, मैसा माँ के साथ लगी बातों में मसरूफ थी। इसमें आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। सर चकरा रहा था। वो रुख मोड़ लेती है मगर पहली सीढ़ी पर कदम रखने से पहले उसके सर में टेस उठती है और सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। वो सहारे के लिए हाथ आगे बढ़ाती है मगर अगले ही पल होशो खरोश से बेगाना होती जमीन बोस हो जाती है। किसी आवाज से सब सामने की तरफ देखते हैं मगर सामने आरुष को गिरे देखकर वो सब हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। मैसा उठकर उसकी तरफ भागती है। बाकी सब भी जल्दी से उसके पास भागते हैं। पाकिस्तान। बेटा एक बार सोच लो, बल्कि आरुष से इस बारे में बात कर लो। आरुष की वालिदा अपने बेटे के पास बैठी उसे समझाने वाले अंदाज में बात शुरू करती हैं। अम्मी, यही मसला है। क्या वो उन लोगों में रहकर उन लोगों के बारे में बता पाएगी? वो अपनी वालिदा का हाथ थाम लेता है। बेटा, वो अगर सच में महफूज हुई तो? वो दिल में बैठी बात करती हैं। अम्मी, जबरदस्ती की शादी बगैर बताए उसे पाकिस्तान से ले जाना, वो जिन्हें जानती नहीं, क्या आपको सच में लगता है वो महफूज होगी? वो सच ही तो कह रहा था। वो उसकी बात पर महज सर हिला देती हैं। अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, हम उसे खैर खैरियत से ले आएंगे। वो उनके सर पर प्यार करता, उन्हें खुद से लगाता है। मुश्किल वक्त में वही एक दूसरे का हौसला थे, आजमाइश थी जो वक्त के साथ गुजर जानी थी। उमान। मैसा एक हाथ और पांव की ड्रेसिंग करने के बाद उसे चेक करती सुकून आवर इंजेक्शन लगा देती है। बच्ची को हुआ क्या है? चेहरा देखो जर्द पड़ गया है। क्या ख्याल नहीं रखते इसका? मैसा माँ की बात पर बस सांस भर कर रह जाती है। वो क्या जवाब देती? अब इसे आराम करने दे माँ, चले नीचे चलते हैं। वो इन्हें रिलैक्स करके उनका हाथ पकड़े बाहर ले जाती है। उसकी आंख ज़ोहर के वक्त खुली थी, जिसमें उस जख्मों में शदीद दर्द था। उसकी वालिदा उसका कितना ख्याल रखती थी। वो तो छोटी सी चोट पर घर सर पर उठा लेती थी, मगर यहाँ वो किसको नखरे दिखाती। वो आंसू पोंछती उठकर वजू करने वॉशरूम में घुस जाती है। वो नमाज पढ़कर दोबारा बेड पर बैठ जाती है। उसके पाँव में शदीद दर्द था जिससे वो चलकर नीचे नहीं जा सकती थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। उसकी मामा उसे कैसे आगे पीछे फिरती थी, कुछ खा लो बार बार कहती थी। उसके आंसू बार बार बह रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो वहीं बैठे बैठे अंदर आने का कह देती है। अरे बच्ची, उठ गई, तबीयत कैसी है? वो सामने माँ को देखकर खड़े होने की कोशिश करती है मगर वो उससे वापस बिठा देती हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो उन्हें बेड पर बिठाती गले लगाती है। मैं ठीक हूँ बच्चे, तुमने परेशान कर दिया था, क्या हुआ है? हाँ, उसका सर चूमती मोहब्बत से पूछती है। कुछ नहीं, आप आगे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने शरारती अंदाज में कहती है। मैंने जिब्रान को भी कहा था, वही होगा। उसकी बात सुनने के
اس کی بات کرنے کے درمیان دروازے پر دوبارہ دستک ہوتی ہے. اسے بتا کر جبران کو اندر آنے کا کہتی ہیں. نہ جانے کیوں وہ سر جھکا لیتی ہے. اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی اس میں. بیٹا میسا تھی نہیں, میں نے سوچا تم چیک کر لو اور تمہاری میڈیسن بتا دے گا. وہ اسے دیکھ کر کہتی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. جبران اس کی تھوڑا قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. فاصلہ اب بھی کافی سارا برقرار تھا. باڈی میں پین ہے؟ وہ پروفیشنل انداز میں پوچھتا ہے. تھوڑا, بالکل ہلکی آواز میں لڑکھڑا کر جواب دیتی ہے. اسے کچھ سوال کرنے کے بعد کچھ میڈیسن بتا کر اسے آئنٹمنٹ دیتا ہے. ماں باہر نکل جاتی ہے. ان کو کوئی کال آ رہی تھی. جبران اسے پکڑاتا باہر کی طرف جانے کے لیے رخ کرتا ہے. جبران بھائی, وہ مشکل سے ہمت جمع کرتی اسے بلاتی ہے. وہ مڑتا نہیں مگر رک جاتا ہے. وہ کچھ قدم چل کر اس کی سائڈ پر کافی فاصلے پر کھڑی ہوتی ہے. سر جھکا کر بولنے کے لیے لبوا کرتی ہے. جبران بھائی, آئی ایم ریئلی سوری. بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی سے بھر جاتی ہیں. فور واٹ میڈم؟ وہ سینے پر بازو باندھے اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہے. جبران بھائی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے معاف کر دیں پلیز. آنسو کی ایک بوند نکل کر زمین پر گر جاتی ہے. اور کچھ؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بظاہر کہتا ہے. جبران بھائی, وہ اس کی بات پر بیچ میں ٹوک دیتا ہے. میں بھائی نہیں ہوں تمہارا. جتنے وقت کے لیے ہو وہ گزارو اور جاؤ. رشتے بنانے نہیں آئے تم یہاں. وہ صفاقت کی انتہا کر دیتے تھے. صفاق اور بے رحم لفظ شاید انہی کے لیے بنے تھے. وہ کہہ کر چلتا دروازے تک پہنچتا ہے جب اس کی کہی بات اسے ساکت کر دیتی ہے. میں بھاگ کر نہیں آئی یہاں, نہ شایان کو پھانسا ہے میں نے جو کل کیا میں اس پر بہت گرتی ہوں, اس لیے معافی مانگ رہی تھی. وہ کس سب سے بول رہی تھی, وہ جانتی تھی یا اس کا رب؟ وہ اس کی طرف مڑ جاتا ہے. اب وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پاتا. اس کا اتنا پیار سے اسے بھائی کہنا, غلطی نہ ہوتے معافی مانگنا, کیونکہ وہ احترام کرتی تھی. وہ آگے بڑھ کر شفقت کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پیچھے ہٹاتا ہے. ریسٹ کر بچے, وہ شفقت بھرے لہجے میں کہتا ہے. مسکرا کر باہر نکل جاتا ہے. وہ اتنا جانتی تھی وہ شخص برا نہیں ہے بلکہ اس کی بہتری چاہتا ہے. وہ آہستہ سے چلتی بیڈ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. تبھی ماں بھی ہاتھ میں کھانا لے اس کے پاس آتی ہیں. وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر ریسٹ کرنے کا کہتی باہر نکل جاتی ہیں. وہ کمفرٹر اوڑھتی منہ تک تان لیتی ہے. وہ پانچویں اس وقت میٹنگ روم میں بیٹھے تھے. رات کے 11 بج رہے تھے. آروش نماز پڑھ چکی تھی. وہ ماں کے کہنے پر ان کے ساتھ نیچے آتی ہے. ماں میڈ سے بات کرنے لگتی ہیں. وہ بھی ان کے ساتھ رک جاتی ہے. اس کے پیچھے ہی میٹنگ روم تھا جس کا دروازہ کھلا تھا. سامنے بڑی سی ٹیبل اور اس کے ارد گرد کرسیاں. وہ رخ موڑ کر پیچھے دیکھتی ہیں جہاں سامنے کی چیئر پر موسیٰ اور میسا اور ہیڈ کیے جبران اور احان ایگل سامنے کھڑا تھا. وہ کچھ ڈسکس کر رہے تھے. ان کی بات کرنے سے ایسا ہی لگ رہا تھا. موسیٰ کی نظر آروش پر پڑتی ہے. اس کے ساتھ باقی سب بھی مڑ کر اسے دیکھتے ہیں. موسیٰ پہلی بار اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ اس وقت سب ایک جیسے ہی لگ رہے تھے. اسے لگا تھا موسیٰ نے سب سنا ہے, وہ اسے غلط نہیں سمجھے گا. اسے لگا تھا اس کا ساتھ دے گا, مگر وہ نظریں اس کی گواہ تھی. وہ بھی باقی سب کی طرح ہی تھا. وہ اسے اپنے بھائی سمجھنے لگی تھی. اس کی بات ویسے ہی بات کرتی تھی. وہ بھی تو ویسے ہی اس سے بات کرتا تھا, مگر اس نے سب جانتے بھی رخ موڑ لیا تھا. موسیٰ چل کر دروازے تک آتا, دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیتا ہے. اس کے اندر ایک درد اٹھتا ہے. ان سب کی ایسی بیگانگی پر آنسو بہنے کو تیار تھے, مگر وہ ماں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی. اس لیے سر جھکا کر آنکھوں میں آئی نمی اندر دھکیلتی ان سے کہہ کر پول سائڈ کی طرف بڑھ جاتی ہے. وہ اسے ساتھ آنے کا کہتی ہے, مگر وہ انہیں تسلی دے کر وہ بہتر ہے وہاں آ جاتی ہے. وہ پول کے سامنے بڑے بینچ پر بیٹھ جاتی ہے. بیچ کے سامنے والی دیوار میٹنگ روم سے جڑی تھی, جو بظاہر باہر سے دیوار تھی, اندر سے سب باہر دکھتا تھا. وہ سب سے بات کرنے کے بعد سربراہی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. وہ سب بھی وہیں بیٹھے رہتے ہیں. آروش نے اچھے سے سر پر دوپٹہ کیا ہوا تھا, سر کندھوں پر شال اوڑھ رکھی تھی. وہ دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی پیچھے ٹیک لگا لیتی ہے. پاس پڑا موبائل وائبریٹ ہوتا ہے. وہ اگنور کرتی ہے. ایک ٹون, دوسری, تیسری, اس کے بعد ایک. وہ حیرانی سے فون اٹھا کر کھولتی ہے. ڈیٹ پر نظر پڑتے وہ شوق ہوتی ہے. آج اس کی برتھ ڈے تھی. اس کے تو ذہن سے نکل گیا تھا. وہ تو 3 مہینے پہلے سے اپنے گھر والوں کا سر کھا جاتی تھی. وہ تلخی سے مسکرا دیتی ہے. وہ کبھی ایسے اکیلی نہیں بیٹھی تھی. وہ آج وہ کتنی اکیلی تھی. اس کی تل مسکراہٹ سب میں سے کسی سے چھپی نہیں رہتی. وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتی موبائل فون اٹھاتی ہے. 12 بجنے میں 1 منٹ تھا. تبھی اس کے بابا کی کال آتی ہے. وہ کھانس کر دوسری رنگ پر کال ریسیو کر لیتی ہے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میرا بچہ. اس کے بابا اسے سب سے پہلے وش کرتے ہیں. وہ سیریت میں بھی اپنے بابا کے آواز پر مسکرا دیتی ہے. آن ٹائم. ہاں تھینک یو بابا. وہ جھولی بنا کر بیٹھتی اپنے بابا سے کہتی ہے, بالکل میرے بچے, کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ محبت سے پوچھتے ہیں. میں ٹھیک ماما. آپ بھائی باقی سب کیسے ہیں؟ اپنے بابا کی آواز پر وہ بمشکل آنسو روکتی
पूछती है, सब ठीक, लो अपनी मामा से बात करो। उसके कहकर वो उसकी वालदा को फोन देते हैं। सालगिरह मुबारक मेरी बेटी। शुक्रिया अम्मी। वो मोहब्बत से उन्हें जवाब देती है। तभी उसकी फ्रेंड्स की ग्रुप कॉल भी आने लगती है। चलो मेरा बच्चा, हम घर नहीं थे, तुम्हारे चाचू की तबीयत खराब थी तो आए थे। उसकी वालदा उसे कहती हैं, क्यों, क्या हुआ? वो परेशानी से पूछती है। कुछ नहीं, बीपी का मसला है, बस अल्लाह सेहत दे भाई को। आमीन। वो उन्हें खुदा हाफिज कहती कॉल रखती, अपनी फ्रेंड्स की कॉल उठाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। उसकी दोनों दोस्तें चीख चीख कर उसे विश करती हैं। उनके हैप्पी पर ही अपना कान पकड़ती है, फोन दूर करके फोन को गुस्से से घूरती है। अभी कंट्रोल, उनको यूं कर ना रखते देख कहकर जब्त करती कहती है, कमीनियों, कान का पर्दा फट जाता है मेरे। वो उन्हें नाक फुलाकर कहती है, हाँ तो बेटा जी, सुकून मिला, दिल में ठंडक उतरी है हमारी। उसके दोनों दोस्तें कहकर लगाकर कहती है। वो उनके यूं कहने पर हंस देती है। अभी इस बार मिलो और मिलकर सेलिब्रेट करो बर्थडे। उसकी दोस्त जर्निश कहती है। उसी लम्हे उसका हंसता चेहरा उदासी में बदल जाता है, जो वहां बैठे सब महसूस करते हैं। नहीं, मिल नहीं सकते, वो धीरे से कहती है। क्यों भाई, कंजूस औरत? उसकी दूसरी लड़ाका दोस्त औरतों की तरह पूछती है। मैं अपने घर नहीं, वो होंठ चबाती कहती है। क्यों भाई, कहाँ हो? जर्निश उसे सवाल करती है। पाकिस्तान नहीं हूँ, ओमान में हूँ। वो आखिर सोच सोच कर सच बोल ही देती है। हाँ, और मैं न्यूयॉर्क, कहीं दरमियान में मिलने? उसकी दोस्त बात मजाक में लेती कहती है। उसकी बात पर उसका मुंह खुल जाता है। नहीं, क्या मतलब, मैं झूठ बोल रही हूँ? अजीब उल्लू की पट्टियों, अम्मा से नंबर ले लिया बगैर ध्यान दिए जाहिल औरतों। वो भी खड़ी होती, खींच खींच कर उन्हें सुनाती है। अभी क्या मतलब? जर्निश सीरियस होकर पूछती है। कुछ नहीं, फिलहाल अगर मगर छोड़ो, शुक्रिया विश के लिए, भाड़ में जाओ, खुदा हाफिज। वो कहकर बगैर सुने फोन रख देती है। वो गिरने वाले अंदाज में बैठती है। कोई उसे बड़ी दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। वो सर उसकी पुश्त पर रखती है। तभी दोबारा से फोन रिंग होता है। उसकी फ्रेंड की थी कॉल। वो जमाई लेती, मासूम शक्ल बनाकर फोन रिसीव करती है, मगर उसकी शदीद चीखकर कहने से अम्मा को जर्निश की अम्मा कहकर आरुष चीखती है। पागल, उल्लू, दीवानी, झल्ली, मार खाओगे मुझसे, सालगिरह के वोट मांग रहे हो? वो मुंह बसोर कर कहती है। हा हा हा, सॉरी यारा। दूसरी तरफ उसकी दोस्त हंसते कहती है। वो मुस्कुराकर एक दो बातें करने के बाद फोन रखती है। तभी कजन के ग्रुप में से एक वीडियो आती है, जिसके बाद आरुष के मैसेज कर रहे थे ताकि वो देख ले। वो वीडियो खोल लेती है। वहां काफी वीडियोस को ऐड करके बनाया गया था। वो मुस्कुराकर देखती, थैंक्स कहती, फोन बंद कर देती है, क्योंकि मैसेज रोक नहीं रहे थे और वो यहाँ किसी को पता नहीं लगने देना चाहती थी। पाकिस्तान। मामा आपने आरुष को विश किया? आरुष का भाई अपने वालिदैन को घर में आते देख पूछता है। हाँ कर दिया था बेटा। क्यों, तुमने नहीं किया? उसकी वालदा चादर उतारती पूछती हैं। नहीं मामा, मैं सोच रहा था एक साथ करेंगे, अब करता हूँ मैं। वो कहकर फोन निकालता है। आरुष बैठी आसमान को तक रही थी। मोबाइल तो वाइब्रेट हो रहा था हर मिनट बाद। अब दोबारा किसकी कॉल आ रही है? उकताए हुए लहजे में फोन उठाती है, क्योंकि वो अकेली इतना महसूस कर रही थी जिससे वो चिड़चिड़ी हो रही थी। फोन की स्क्रीन पर भाई की कॉल देकर मुस्कुराकर कॉल रिसीव करती है। सालगिरह मुबारक, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। उसके फोन उठाते उसके भाई की आवाज सुनाई देती है। शुक्रिया। वो इन सबको याद कर रही थी, जिससे आवाज में हल्की सी नमी आती है, मगर वो खासकर सही से जवाब देती है। तुम परेशान नहीं होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जल्द हम एक साथ होंगे। उसका भाई उसे हिम्मत देने वाले अंदाज में कहता है। वो उसकी फिक्र और परेशानी पर मुस्कुरा देती है। ओ भाई, वैसे गिफ्ट तो ले लिया होगा? वो शरारती लहजे में कहती है। कहाँ का गिफ्ट, अपने कीमती वक्त से विश कर दिया काफी नहीं? वो भी उसी का भाई था। जवाबी कार्रवाई हाजिर थी। बहुत कीमती है, संभाले मेरी तरफ से, खुदा हाफिज। वो मुंह फुलाकर कहती, खटक से फोन बंद कर देती है। फोन उसके सामने तो नाराजगी जाहिर करने के लिए बंद किया था, मगर सब अपनों की आवाज सुनकर उसका शिद्दत से दिल रोने का चाह रहा था। पहले वो सब से बात तो कर लेते थे, अब तो वो और भी अकेली हो गई थी, जो बार बार तन्हाई महसूस हो रही थी। वो हर बर्थडे पर फोन चार्ज करके 12 बजने पर अपने पास उठाकर रख देती थी। अक्सर वो सबके विशेष स्टेटस पे डाल दी थी, मगर अब उसका दिल ही उदास था, तो खुश भी नहीं हो पा रही थी। वो अपने बाबा से सुकून से बात करना चाहती थी, मगर वो घर नहीं थे और वो अपने भाई के लिए परेशान भी होंगे, वो जानती थी। उसे अब काफी सर्दी महसूस हो रही थी। काफी देर से जो यहाँ बैठी थी, वो पाँव में जूती पहनती फोन उठाकर अंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती है। हम सब ने ये उसे चेक करने के लिए किया, मगर मूसा, तुम्हें अभी ये नहीं करना चाहिए था। जिब्रान जिस खामोशी से शान को आरुष को तकते देख रहा था, मूसा से मुखातिब होता है। कैसे ना करता, जानता हूँ कि ये सब हमने उसे चेक करने के लिए किया, मगर हाथ उठा दिया उसने। उसे ये हरगिज नहीं करना चाहिए था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे इतना लाड प्यार से बात करता हूँ, उसे अपनी बहन मानता हूँ, इसलिए पहले उसे सबके लिए तैयार नहीं था कि तुम ये सब बोलो, मगर तुम्हारे इसरार पर मान गया कि बाद में माफी मांग लूंगा। मगर उसने क्या किया? मूसा उदासी से कहता है। उसने मुझसे माफी मांगी। जिब्रान हाथों को देखते कहता है। क्या?
अहान और मूसा एक साथ कहते। शान भी नजर उठाकर उसके चेहरे को देखता है। मैसा बाहर गई थी। हाँ, दोपहर को वो बहुत गिरती हुई थी। वो सच में बहुत मासूम और झल्ली है। मुझे इतने प्यार से भाई कह रही थी जिसने उसकी रूह पर कितने ही तीर चला दिए। और मैंने दिन को भी सुनाया। उसने आगे से पता है क्या कहा? मैं भाग कर नहीं आई। लफ्जों में किस हद तक दर्द था वो मुझे शिद्दत से महसूस हुआ है। मैं उसकी भाई भलाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हम जालिमों में रहे। हम जैसे जलाल उसे डिजर्व नहीं करते, मगर सच में वो बच्ची मेरे भी दिल में उतर गई है। जिब्रान के लहजे में इज्जत और एहतराम दोनों था, मगर एक चीज से इस बार उसके लहजे में प्यार भी था, जो मासूम से बच्चों से होता है वैसा। मूसा उसके अचानक देख रहा था। तुमसे उसने माफी मांगी और तुमने हमें बताया नहीं। उसने दोपहर को ही माफी मांग ली थी और तुमने नहीं बताया। वाह जिब्रान, हमने उसे जिन नजरों से देखा है, जानते हो उसके मासूम दिल पर क्या गुजरी होगी। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? और मूसा, वाह तुमने क्या खूब किया। इतनी बदतमीजी से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तुफ है हम पर। अहान खड़ा होता उन सबको तैश में आता कहता है, बाहर जाओ। वो अभी और बात करते। श्यान इस सब मामले में पहली बार बोलता है, मगर श्यान मूसा कुछ कहता है, उसे सर नजरों से देखता है, जिस पर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। मगर बाहर आरुष को खड़ा देखकर वो सब उससे नजरें चुरा जाते हैं। श्यान खड़ा होकर दरवाजा बंद करने के लिए आता है, मगर वहां आरुष को खड़ा देख सूरत हाल समझ जाता है कि वो सब सुन चुकी थी। विश कम है। वो दरवाजे को छोड़कर दोनों बाजू खोल देता है। उसके पुकारने पर आंसू भरी नजरें उठाकर उसे देखती है। उसके होंठ कांप रहे थे रोने से। उसकी नजरों में बेयकीनी थी। वो कैसे उसे इस कदर अजियत से दो चार करके आजमा रहे थे। उसके कदम वही मंजमद हो गए थे। श्यान उसके पांव देखता है जहां से दोबारा खून निकल रहा था। वो होंठ भींचे उसका पास आता, उसे बाजू में उठा लेता है। उतारो। वो जख्मी हाथ उसके सीने पर मुक्के बरसाती, पांव चलाती बार बार कहती है। वो गुस्से में होंठ भींचे कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठाता, फर्स्ट एड बॉक्स लाता, घुटनों के बल बैठता है। छोड़ो। वो उसके अपने पांव पकड़ने पर अपने हाथ से उसके हाथ छटकती है। विश बिहेव। वो सर नजरों से उसे देखकर कहता है, क्यों करूं मैं बिहेव? सब मैं करूं। हटो यहाँ से। रोजाना इनसे खून बहता है, तब तो नहीं आकर साफ करते। हटो। वो शदीद मुजामत करती, उसे पीछे धकेलती, उसके सामने खड़ी होती है। क्या चाहती है? बांधो तुम्हें? वो ठंडे लहजे में टाई उतार कर कहता है। वो भीगी आंखों से उसे देखती है। उसे निहायत आराम से दोबारा बेड पर बिठाकर ड्रेसिंग करने लगता है। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी रहती है, एक लफ्ज भी नहीं बोलती। जब तक वो ड्रेसिंग करता है, वो ड्रेसिंग करके फर्स्ट एड बॉक्स जगह पर रखता है, उसके पास आता है। वो उसके आधे कंफर्टर सर तक तान लेती है। वो अपनी जगह आकर बैठ जाता है, मगर नजर भटक भटक कर उस पर जा रही थी जो बेगानगी दिखाई छुपी हुई थी। वो इसलिए तो उसके सामने नहीं आया था, कहीं उस पर गुस्से में कुछ कह न दे। उसे सब इजाजत थी, मगर इन सब की नहीं। उसके हाथ उठाने पर वो जितना गुस्से में था वही जानता था, मगर इसका इस बात पर रिएक्शन उसे समझ नहीं आया था। जवाब मिला भी था और नहीं भी, बल्कि सवाल उलझ गया था जो जिब्रान का था, मगर वो भी उसे अपना चुका था। वो उसकी तरफ झुककर उसे कंफर्टर के साथ ही अपनी तरफ करता है। उसके बाजू से निकलने के लिए यहाँ वहां करवट लेती है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। वो खुद ही थक कर रह जाती है। उसकी आंखों में इस कदर जलन थी जैसे आग लगी हो उन्हें। वो होंठ पीछे लेटी हुई थी। शियान उसके चेहरे से कंफर्टर हटा देता है। उसकी कंफर्टर हटाते वो आंखें जोर से भींच लेती है। वो खुद लेटकर उसका पट्टी वाला हाथ सीने पर रखे, उसका सर भी सीने पर रखता, दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगता है। वो जब भी रोती थी उसे नींद आने लगती थी। अभी वो 5 मिनट में सो गई थी, मगर वो जाग रहा था। वो जानता था वो किस अजियत में है। उसे उसकी सालगिरह पर कैसा तोहफा मिला था। उसने अब तक उनमें से किसी को भी इसकी सालगिरह का नहीं बताया था। वो उसके सोने के बाद भी बालों में उंगलियां चलाता रहता है। आखिर कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। रोज सुबह होने के बाद माँ की भेजी गई मेड के साथ नीचे आती है। सामने डाइनिंग पर मैसा, जिब्रान, मूसा, अहान, शान और माँ सब मौजूद थे। वो जाकर माँ के साथ कुर्सी खिसकाकर बैठ जाती है। शान सरबराही कुर्सी पर ही बैठा था, बाकी सब आरुष के सामने। माँ शान के साथ वाली चेयर छोड़कर दूसरी पर बैठी थी और आरुष तीसरी पर जा बैठी। उसने किसी को भी एक नजर नहीं देखा था, बस प्यार से माँ के गले लगी थी, जिस पर उन्होंने मोहब्बत से गाल छूकर माथे पर बोसा दिया था। मैं अपनी बेटी को खुद खिलाऊंगी। वो आरुष के लिए खाना निकालती कहती हैं। उन सबकी नजरें उस पर थी। जिब्रान मैसा को भी सब बता चुका था, जिस पर वो भी उसे देख रही थी। मगर मुझे भूख नहीं है माँ, वो हल्की आवाज में कहती। क्यों भाई, खाना नहीं खाओगी तो मेडिसिन कैसे लोगी? वो उसे देख कर कहती हैं, मेरा दिल नहीं है ना ये खाने को। वो सामने पड़ा ब्रेकफास्ट देखती कहती है, अच्छा बताओ क्या खाना है? हमारी छोटी सी गुड़िया ने वो बनवा। मुस्कुराकर प्लेट रखती कहती हैं, कुछ नहीं ना। उनके कंधे पर सर रखे पास से कहती है, देखो लड़की, मैं लाड में तुम्हारी सेहत का रिस्क नहीं लूंगी। वो हाथ उठाती कहती हैं,
ठीक है। वो टेबल पर हाथ रखती है, उस पर चेहरा रखकर मुंह फुला लेती है। ये काम नहीं करेगा, श्यान उठो, इसे खाना खिलाओ। वो फिर भी ना मानती, अपनी जगह से उठकर श्यान को कहती है, मुझे नहीं खाना, आप खिलाओ। वो जल्दी से उनका हाथ थामकर वापस बिठाती है। श्यान गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है। जिब्रान न चाहते उसकी हरकत पर मुस्कुरा देता है। मूसा तो हद से ज्यादा उदास था। पहले भी उससे नाराजगी में बात नहीं की, अब तो वो नाराज थी। उसका बनता भी था। वो उनके हाथों से छोटे छोटे निवाले लेती, फोन पर आती कॉल देखती है। माँ मेरी बस से मैं आती हूँ। वो कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी होती है, उनसे कहकर किचन में चली जाती है। वो फोन कॉल बंद कर चुकी थी। उसका बार बार दिल रोने को कर रहा था, मगर वो सब्र कर रही थी। वो शेल्फ से लगे खड़ी हो जाती है। माँ भी अपने कमरे में चली जाती है। मूसा खड़ा होकर किचन की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजे पर पहुंचकर गहरी सांस लेता खुद को कंपोज करता है। आरुष उसी दरवाजे से अंदर दाखिल होकर पुकारता है। वो कोई भी रिएक्ट किए बिना मुड़कर अपने लिए मेड को कॉफी का बोलती है। आरुष मेरी बात, वो कहने ही लगता है जब आरुष हाथ उठाकर रोक देती है। मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है, ना सुनना है। वो बगैर किसी एहसास के कहती है, आरुष प्लीज। वो उसकी बात सुने बिना मुड़ जाती है। आप मुझे रूम में ले चलेंगे प्लीज, वो मेड से कहती है, जिस पर वो यस मैडम कहती है। उसे सहारा देकर कमरे की तरफ लेकर चलती है, मगर आरुष दरवाजे में रुक जाती है, मुड़ती नहीं है। आइंदा बहन लफ्ज की इंसल्ट मत करना, वो ये कहकर बाहर निकल जाती है। पीछे मूसा को साकत छोड़कर वो आंखें जोर से बंद कर लेता है और लंबे लंबे डग भरता उन सबके पास बाहर आ जाता है। तुम सबने ये करने का कहा था ना। उससे मुझे देखकर बात तक नहीं की। वो टेबल पर हाथ मारता चीख कर उन सबसे कहता है, मूसा तमीज के दायरे में रहकर बात करो। श्यान खड़ा होता उसे खाली नजरों से देखकर कहता है और ऊपर की जानिब चला जाता है। मूसा भी गुस्से में बाहर निकल जाता है। उसके पीछे अहान वैसा जिब्रान को देखती है, जो आंखों से उसे रिलैक्स कहने का कहता है। उसे मेड ऊपर छोड़कर जा चुकी थी। वो उस वक्त काउच पर बैठी अपने हाथ को घो रही थी। जब वो अंदर दाखिल होता है, वो उसके सामने जाकर खड़ा होता है। मुझे अपने घर जाना है। उसकी इस बात पर वो निहायत सर नजरों से उसे देखता है। वो सर उठाकर उसकी तरफ सुर्ख आंखों में देखती है, मगर आज वो ठान चुकी थी। वो खड़ी हो जाती है। वो दोनों आमने सामने थे। मुझे घूरो मत, मुझे वापस जाना है। अपने खेलने के लिए कोई बेजान खिलौना ले आओ। वो उसकी बात पर उसे बाजू से खींचकर खुद से लगाता है। आइंदा ऐसा लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल मत करना, वो दृष्टि से कहता है। सच बोल रही हूँ, गलत क्या है, मगर मुझे कोई बहस नहीं करनी, जाना है मुझे वापस। वो भी जिद्दी थी, मुझे वापस भेजो। वो इसे बाजू छुड़वाती पीछे हो जाती है। जस्ट ड्रॉप दिस नॉनसेंस। वो दोबारा उसे अपनी तरफ खींचता है। मुझे छोड़ो, जाना है मुझे। तुम सब बहुत बुरे हो, सबसे ज्यादा तुम। मुझे जाना है, वो उसके सामने मचलती हुई कहती है। विश, वो दृष्टि से उसे पुकारता है। मैं कोई विश नहीं हूँ, आरुष हूँ। विश खामोश हो जाओ। वो उसे दीवार से पिन कर देता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो बार बार वही कहती रहती है। वो श्यान की गुस्से में सांसें निहायत तेज चलना शुरू कर देती हैं। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। आई सेड लीव मी। वो गुस्से में और करीब आता है जब वो रुख फेर कर कहती है। वो उसे बालों से पकड़कर चेहरा अपनी जानिब करता है। आह, उस सर में उठते दर्द पर कराहती है। गर्म से आग बहना शुरू हो जाता है। तुम्हें वार्न किया था, तुम्हें यहीं रहना है, चाहे तुम चाहो या नहीं। मुझे अपना रूप दिखाने पर मजबूर मत करो। उसका लहजा निहायत सर था। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ती है। मुझे नहीं रहना, तुम सब चुप, जब चाहो खेलते हो अपनी मर्जी से। वो अब दर्द बर्दाश्त करती से चीख कर कहती है, विश आई सेड शट योर माउथ। वो उसका मुंह दबोच लेता है। उसके चेहरा अब काफी करीब था आरुष के। वो अपना टेम्पर लूज कर चुका था। उसका चेहरा देखकर खामोश हो जाती है। उसका चेहरा उसके इंतहाई गुस्से का सबूत था। वो तेज से सांस लेता गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर बेसूद। उसकी रगें तनके थी। उसे अपना आप छुड़ाने से में लग जाती है। उसे खींचकर बाहर अपने साथ लाता, सीढ़ियां उतरता, लेफ्ट साइड मुड़ता है। श्यान, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? जिब्रान पीछे से आता उसे पुकारता है, मगर वो बगैर जवाब दिए उसे खींचता आगे बढ़ता रहता है। उसने जख्मी हाथ में पकड़ा हुआ था, जहां से खून बह रहा था। खींचने से बाजू से भी खून निकल रहा था। श्यान, उसका खून निकल रहा है, पागल हो गए हो, छोड़ो। मूसा बाहर से आता, भागकर उसके नजदीक आकर उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। इसे जाना है ना यहाँ से, ऐसी सजा दूंगा कि सब भूल जाए कि उसका लहजा बिल्कुल स्पार्ट था। अब तो आरुष भी डर गई थी। देखो, वो समझ जाएगी, छोड़ो इसे। जिब्रान मूसा को इशारा करता श्यान के करीब आता है। श्यान मुड़ता है पीछे की तरफ, तभी मूसा उसे पकड़ लेता है, मगर श्यान को अपनी गिरफ्त में वो रख नहीं पाता और आरुष का हाथ अब भी उसके हाथ में था। जिब्रान बढ़कर साथ में से दबोच लेता है और साथ में उसका हाथ भी छुड़ा लेता है। आरुष जाओ, वो तुम्हें देखेगा तो उसका गुस्सा बढ़ता रहेगा। जिब्रान की कैद में वो फड़फड़ा रहा था। वो दोनों मिलकर उसे मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे थे। वो बगैर दर्द की परवाह किए ऊपर भाग जाती है। विश, वापस आओ। श्यान छुड़वाने की कोशिश करता, उसे आवाज देता है। जिब्रान और मूसा उसे लिए बाहर निकलते हैं। छोड़ो मुझे, वो भाग जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, तुम रिलैक्स करो। श्यान
جبران اسے کار میں ڈال کر موسیٰ کی ڈرائیونگ کرنے کا کہتا ہے۔ عروش کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے، اس کے زخموں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تبھی میسا نوک کر کے ماں کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے۔ ماں جلدی سے اسے گلے لگاتی ہے، وہ ان کی آغوش میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ بچہ جو اسے بولنا پسند نہیں، تم نے وہ بولا ہوگا جس سے وہ اس قدر غصے میں آ گیا۔ وہ غصے میں ہوتا ہے تو خود نہیں جانتا کہ کیا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے اسے نہایت درد پہنچاتا ہے۔ میسا اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی اور وہ ماں سے لگی ہوئی تھی، روتے روتے ہچکی بن گئی تھی۔ ڈریسنگ ہونے کے بعد اسے ماں آرام سے لٹا کر کہتی ہیں، وہ ان کی بات پر آنسو پوچھتی رخ موڑ کر سو جاتی ہے۔ شام کا وقت تھا، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی تھی اور وہ فریش تھی۔ شان اب تک نہیں آیا تھا، یقیناً ورنہ وہ یہاں ضرور آتا۔ ماں اس کے پاس ہی تھی، وہ ان کے ساتھ نیچے آتی ہے، وہیں اسے ڈائننگ پر لاتی ہے۔ شان کی چیئر خالی تھی، جبران بھی نہیں تھا، مگر موسیٰ، ہان اور میسا موجود تھے۔ وہ آ کر شان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ بچہ کیا کھاؤ گی؟ وہ ساتھ بیٹھتی پیار سے پوچھتی ہیں۔ وہ بھی جواب دیتی۔ تبھی اندر جبران اور شان داخل ہوتے ہیں۔ شان کے چہرے پر دور دور تک غصہ نہیں تھا، اسے نظروں کے حصار میں لیتا، اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ نہایت آرام سے تھامتا ہے۔ اس کا ہاتھ کپکپانے لگتا ہے، مگر وہ کنٹرول کرتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کھڑا کرتا کچن میں لاتا ہے۔ وہ بار بار پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اندر آ کر چیئر پر کو پیچھے کرتا، بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ وہ اس سے ڈر گئی تھی آج، اس لیے خاموش رہتی ہے۔ اس کے بیٹھنے سے دوپٹہ کندھے پر آ گیا تھا، اس کے بالوں کے لٹ کو انگلی سے میں لپیٹتا ہے۔ وہ اسے اپنے بال چھڑا لیتی ہے۔ اس کے رویے پر بھی وہ روئی تھی اور اب اسے نرم رویے پر بھی شدید رونا آ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا اور ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آئی ہیٹ یو، وہ زخمی ہاتھ آنکھ پر رکھ کر کہتی ہے۔ وہ اس کی اس ادا پر گہرا مسکراتا ہے اور ہاتھ نہایت آرام سے تھام کر پیار سے چھوتا اپنے کندھے پر رکھتا ہے۔ میں غصے میں ایک الگ شخصیت ہوتا ہوں، میں بہت برا بن جاتا ہوں وش۔ وہ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا پیچھے ہو کر کہتا ہے۔ وہ سر جھکا دیتی ہے۔ وش، وہی گھمیر آواز، وہ اتنی نرم تھی جیسے تھوڑا وہ سخت بولا تو وہ سامنے بیٹھی لڑکی ٹوٹ جائے گی۔ آئی ہیٹ یو، وہ دوبارہ وہی کہتی ہے۔ آئی مس یو ٹو، وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ تم بہت برے ہو۔ اس کی نظروں میں درد دیکھتی وہ اپنا درد بھول جاتی ہے اور منہ پھلا کر کہتی ہے، آئی نو، وہ سر ہلا کر حامی بھرتا ہے۔ یو ہرٹ می، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھتا ہے۔ وہ اسی ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلتی اسی سے شکایت لگاتی ہے۔ تم دور جا سکتی وش، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، تم جانتی ہو۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلتا کہتا ہے، تم نے میرے بال کھینچے۔ ایک اور شکایت، وہ انہی لٹوں پر بوسہ دے دیتا ہے۔ اور کچھ لہجہ ویسا ہی نرم تھا۔ تم نے میرا زخمی ہاتھ کو پکڑا، اتنا خون نکلا، مجھے ابھی بھی درد ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ آگے کرتی ہے۔ کیا خون نکلا تھا؟ وہ ہاتھ پر انگلی پھیرتا سب سے پوچھتا ہے۔ ہاں، اور پاؤں سے بھی، اتنا سارا۔ وہ ناک پھلا کر کہتی ہے۔ وہ بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا کر اپنے ہاتھ میں گھونپ دیتا ہے۔ وہ اس کی حرکت پر چیخ کر کھڑی ہوتی ہے۔ موسیٰ، وہ مشکل سے آواز نکالتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ کیا کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام ہی نہیں سکتی، ڈر سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سب اس کی چیخ سن کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ شان، وہ سارے چیخ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل ہو کیا؟ جبران اسے زبردستی بٹھا تھا، وہ چھری نکالتا ہے۔ وہ اندر اس قدر زور سے ڈالی گئی تھی کہ اس کی نوک دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ وہ شخص ویسے ہی آرام سے بیٹھا تھا جیسے خود کو درد پہنچا کر اس کا درد مٹا گیا ہو۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شان، بیٹھو، جبران درستی سے کہتا ہے، مگر وہ بغیر سنے سے دوسرے بازو کے سار میں لے کر ہاتھ آگے کرتا ہے۔ اشارہ صاف تھا، جو کرنا ہے تو ایسے کرو۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اپنی مفلوج ہوتی دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری طرح اس میں چھپی ہوئی تھی، مگر دوبارہ اس کا خون یاد کرتی اس کے سار سے چیخ مار کر نکلتی ماں کے گلے لگ جاتی ہے۔ وہ اسے ایسے لیے باہر آ جاتی ہیں۔ جبران اسے زبردستی ہاسپٹل لے کر نکلتا ہے۔ موسیٰ گھر رہتا ہے اور رہان ساتھ جاتا ہے۔ شان کو گئے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر شان کی چیئر پر بیٹھی تھی۔ ماں بھی اندر گئی تھی، وہ تب سے اس کے ساتھ تھی۔ میسا جبران کو کال کرنے گئی تھی۔ موسیٰ بھی وہیں سامنے اس کے موجود تھا۔ وہ شاید ہان سے بات کر رہا تھا۔ وہ بات کر کے کال رکھتا ہے۔ عروش، وہ ٹھیک ہے؟ وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتا ہے۔ نہیں، اس کا اتنا خون نکلا۔ اس کی نظروں کے سامنے اب بھی اس کا بہتا خون تھا۔ دیکھ لیا اس کا جنون عروش؟ وہ جنون سے آگے بڑھتا جا رہا ہے تمہارے لیے، تم اسے دور جانے کا خیال ذہن سے نکال دو۔ اور موسیٰ اس وقت بالکل الگ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اس کے بات کا جواب دیے بنا خاموش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اسے سوال کرتی ہے، وہ آ رہا ہے، تم کچھ کھا لو۔ وہ اسے کہہ کر اس کا ہاتھ دیکھتا ماتھا مسلتا ہے۔ رکو، میں ماں کو کہتا ہوں تمہیں کچھ کھلا دیں، وہ میرے ہاتھ سے کھائے گی۔ موسیٰ، شان اندر آتا کہتا ہے۔ اس کے بعد پر اس کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ او شان کا بیبی، شان کے ہاتھ سے کھائے گا؟ موسیٰ ماحول کی افسردگی مٹانے کے لیے اسے چھیڑتا ہے، جو کام کر جاتی ہے۔ وہ گھور کر اسے دیکھتی ہے۔ او شان کا بیبی گھور رہا ہے، وہ اسے نہایت ضد کرنے والے انداز میں کہتا ہے۔ موسیٰ، شان اسے گھورتا ہے۔ ارے میں نے کیا کیا؟ شان کا بیبی اداس ہے، تم اپنے بیبی کو مناؤ، ہم جا رہے ہیں۔ وہ ہنستا ہوا آہان کی گردن
के गिर्द बाजू डालता है। अहान और जिब्रान उसकी बात पर मुस्कुराहट रोकते हैं क्योंकि आरुष उन्हें देख रही थी। मूसा वो गुस्से में उसे पुकारती है, अच्छा सॉरी शान का बेबी, तुम खाना खाओ अपने आन के हाथ से। वो मुस्कुराहट रोकता बाहर निकल जाता है। जिब्रान और अहान भी मुस्कुराते बाहर निकल जाते हैं। शान का बेबी उसकी जगह बैठा है। शान उसके पीछे आता है, झुक कर कहता है, शान का बेबी उससे नाराज है। मूसा अंदर झांक कर हाँक लगाता है, अपनी जान बचाकर भाग निकलता है क्योंकि अब उसे सख्ती से देख रहा था। वो कोई जवाब दिए बिना खड़ी हो जाती है। खड़ी होती उसकी नजर उसकी पट्टी में लिपटे हाथ पर जाती है। उसकी आंखों में आंसू गिरता है जो शान हाथ आगे करके हाथ में थाम लेता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है। वो टेबल से लग जाती है। मेरा कीमती मोती है, ये वेस्ट मत करो। उसके आंसू पोंछता मोहब्बत से कहता है। वो उसके लहजे में मोहब्बत महसूस करती नजर उठाकर देखती है। उन दोनों की नजर टकराती हैं। आई एम सॉरी। उसका हाथ थाम कर कहती है, छोटा सा है, सॉरी क्यों कह रही हो? वो हाथ पीछे कर लेता है। मेरा इतना खून नहीं निकला था और ना इतना गहरा जख्म है। वो दोबारा उसका हाथ थाम कर कहती है, चलो खाना खाओ। वो चेयर पर बैठ जाता है। खाओगे कैसे? अपना हाथ जख्मी कर लिया। मुस्कुराकर उसे देखता है। पॉइंट है। वो थोड़ी पर उंगली रखता है। मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। माँ अंदर आती कहती हैं। उनके साथ मूसा भी था। यकीनन वही लाया था उन्हें, लेकिन माँ शान के बेबी को इसने खुद खिलाना था। वो कहकर रोकती है। उनके सामने मूसा के यूं कहने से उसका चेहरा शर्म से लाल होता है। शान मोहब्बत से उसका ये अंदाज देखता है। वो मूसा के सर पर चपट लगाती है। आरुष के चेयर पर बिठाती है। कुर्सी मूसा के दरमियान में रखने को कहती हैं। वो उसी चेयर पर बैठकर दोनों को खाना खिलाने लगती हैं। मैसा और जिब्रान बाहर पूल साइड पर थे। वो दोनों बेंच पर बैठे थे। मैसा ने अपना सर उसके कंधे पर रखा हुआ था। तुम परेशान हो? मैसा उसका चेहरा देखती पूछती है। नहीं। वो उसका चेहरा देखकर कहता है, शान के लिए। वो उसका बाजू थामती दोबारा कहती है, हाँ उसका जुनूनी रूप बहुत वक्त बाद देखा है। वो उसको कार में भी कंट्रोल ना होता देख याद करके कहता है, हाँ उसका जुनून उसके लिए बढ़ता जा रहा है और उसके लिए मसला बन सकता है। वो भी इसके हाँ में हाँ मिलाती है। खैर बेहतर होगा, उसे छोड़ो। तुम क्या कह रही थी? अब उसे पकड़ चुका था। मैं तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। वो जबान दांतों तले दबाती मुस्कुराहट रोकती है। ओह, जिब्रान की जान उसकी बुराइयां भी करती है। वो शरारती नजर से उसे देखकर पूछता है, हाँ ना, जो है वो करूंगी। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहती है, अच्छा अभी बताता हूँ। उसे पकड़ चुका था और खिलखिलाकर हंस देती है। वो रात के 8 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। विश भी बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी मोबाइल यूज कर रही थी। पास ही शान लैपटॉप एक साइड पर रखे उसके करीब बैठा, एक हाथ गोद में रखे दूसरे से काम कर रहा था। विश कोई वीडियो देख रही थी जिसकी आवाज ज्यादा थी। उसे खामोशी पसंद थी। वो डिस्टर्ब हो रहा था मगर उसे कह नहीं सकता था। वो लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखता है। आरुष खुद पर उसकी नजरें महसूस करती नजरें उठाकर उसे देखती है जो उसे ही देखने में मगन था। वो वीडियो देखने में इस कदर मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला आवाज कब फुल हुई। आवाज ज्यादा थी ना। वो उसे खुद को देखती पूछती है, तुम क्या देख रही हो? वो एक नजर उसके फोन को देखकर पूछता है, ऐसे में ये वीडियो काफी शौक से देखती हूँ। आई एम सॉरी, आवाज ऊंची हो गई, इसमें काफी मगन हो जाती हूँ। वो वीडियो को पॉज करती माजरत ख्वाह लहजे में कहती है, ऐसा क्या है इन वीडियोस में जो इतना मगन हो जाती है? उसके लहजे में जलन थी। वो शख्स सच में अजीब था। उसने आज उसके लिए उसमें कुछ कहा था क्योंकि जब वो आया था उसे कुछ देर पहले उससे माँ ने कहा था कि वो जब दर्द और तकलीफ में होता है तब ऐसा गुस्सा करता है। पहले भी अक्सर वैसा जब गुस्सा करता था अक्सर उसे 2 दिन बेहोश रखना पड़ता था। वो खुद को नुकसान पहुंचाने पर आ जाता था। माँ ने ही कहा था उसे नाराज नहीं होना। वो बहुत मोहब्बत करता है। वो गुस्से में होता है उसे याद नहीं रहता नॉर्मल होने के बाद उसने क्या किया था। इसलिए उसे बिल्कुल ईजी होकर बात कर रही थी मगर आज उसका रवैया सच में अजीब सा था। वो अपना रवैया भी नहीं समझ पाई थी। वो इसे लाड क्यों कर रही थी? वो सोचे झटक कर उसे देखती है जो उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। मुझे ये बहुत पसंद है, इनकी आवाज सुनने में मजा आता है। वो वीडियो सामने करती उसे कहती है, इन ऑडियो में सोप कटिंग और भी बहुत कुछ था। उनकी आवाज सुनने में उसे मजा आता था। वो आईब्रोज काकर उसे देखता है, क्या है ऐसे मत देखो, अच्छा लगता है। वो मुंह सोकर कहती उसे सच में वो वीडियोस बहुत पसंद थी। वो उसे ऐसे देख रहा था। उसका भाई भी उसे सुनाता था, कम आवाज करो, पता नहीं क्या कर रही हो तुम। शान, उसका ध्यान शान के बजते फोन की तरफ जाता है। वो टेबल से फोन उठाकर यस करता कान से लगाता है। दूसरी तरफ की बात सुनकर वो सिर्फ कहता फोन रखकर लैपटॉप बंद करता खड़ा होता है। वो वीडियो छोड़ उसकी हरकतें देख रही थी। वो न जाने कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। विश उठो। वो जैकेट पहनता उससे कहता है। वो जो उसे देखने में मगन थी, कहाँ? वो फोन रखकर पूछती है, सवाल नहीं, खड़ी हो। वो हाथ सामने करता है। वो आंखें स्क्रीन कर उसे देखती है। विश, अब लहजे में वार्निंग थी। अच्छा उठ रही हो ना? वो मुंह बनाकर अपने हाथ उसके हाथ में रखकर कहती खड़ी हो जाती है।
वो उसे कबर्ड के करीब लाकर एक वाइट लॉन्ग फ्रॉक निकाल कर देता है। वो घेर वाला बिल्कुल स्याह फ्रॉक जैसा था, मगर उस पर हल्का सा शीशे का काम था, बाजू पर भी और पेटी पर भी। उसके साथ ट्राउजर था, जीन्स की तरह, उसी फ्रॉक के स्टफ का। वो उसे लेकर चेंजिंग रूम में घुस जाती है। 10 मिनट बाद वो उसे फ्रॉक से उलझती बाहर निकलती है। बाजू उसके हथेली तक थे, उसके मनपसंद बाजू में उसकी चूड़ियां बन रही थी। वो पांव तक था। वो हाथ में फ्रॉक नीचे से पकड़े बाहर निकलती है। वो दम बखुद कुछ लम्हे उसे देखता रहता है, मगर उन्हें देर हो रही थी। उस फ्रॉक के साथ जो एक डार्क कलर का एक शॉल थी। हिजाब जरूरी नहीं, वहां तुम्हें मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देखेगा। वो जो हिजाब के लिए कबर्ड खोलती है, उसके बेहद करीब आकर ये कहने पर सांस रोककर सर हिला देती है। इसमें सवाल करने की हिम्मत नहीं रहती। वो हद से ज्यादा दिलकश लग रहा था। वो शॉल बेड से उठाकर उसके कंधे पर डालता है। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? वो उसके कंधे पर शॉल डालने पर हल्की आवाज में बोलती है, हम थोड़ी देर के लिए सर पर ले लो, बाहर जा रहे हैं। वो बालों को जूड़े की शेप देकर परफ्यूम लगाती है। 5 मिनट में फुल रेडी होकर नीचे आओ। वो उसके बाल पूरे खोलकर पोसा देता, बाहर निकल जाता है। वो जानती थी वो वाकिफ है उसके पर्दे से। कहीं ऐसी जगह वो लेकर नहीं जाएगा जहाँ किसी नामहरम की नजर उस पर पड़े। वो जल्दी से बाल ठीक करती है। अब बांधने की हरकत नहीं करती। पहले कौन सा एक हाथ से सही हुआ था। आंखों पर मस्कारा लगाती, लाइट सा ब्लशर लगाती, लिपस्टिक लगाती, हाथों में इयररिंग्स ले लेती है। सर पर वही शॉल कर चुकी थी। वो एक खास इयररिंग्स नहीं पहन सकती थी, इसलिए हाथ में ही पकड़ लेती है कि अगर नीचे मैसा या माँ हुई तो उनसे कहेगी। वो पाँव में सैंडल पहन लेती है, मगर स्टेप्स बंद नहीं कर पाती। वो एक होंठ दूसरे होंठ पर रखती मासूम सी शक्ल बनाती है। वो वैसे ही बाहर आ जाती है। अब एक हाथ में इयररिंग्स और फोन था। वो धीमे कदमों से चलती नीचे आती है। वो नीचे पहुंच कर माँ के पास जाती है, जो सोफे पर बैठी मैसा से बात कर रही थी। उनके हाथ में तस्वीर थी, यकीनन वही पढ़ने आई थी। बाहर माँ वो उनके पास आकर आवाज देती है, हाँ क्या हुआ बच्चा? वो तस्वीर पढ़कर उन दोनों पर फूंक मारती पूछती है, माँ ये पहना दे। वो इयररिंग्स आगे करती कहती है, क्यों बेबी का शान कहाँ है? न जाने कहाँ से मूसा की आमद होती है। वो घूर कर उसे देखती है, जो सामने आकर सोफे पर बैठता है, शरारती नजर से देखता है। मैं मासूम बच्ची आपको जिन्नी लगती हूँ माँ? उसका रुख दोबारा माँ की तरफ था। अरे नहीं, मेरी बेटियां प्यारी सी फूल जैसी हैं। किसने कहा ये? मूसा क्यों मसनू ही घूरती है? वो कब से मुझे शान का बेबी कह रहा है, जबकि खुद उससे जिन कहता है। वो क्या मासूम बात है। वाह क्या मासूम बात है बहन। अब एक नजर पीछे देखना। मूसा शान को पीछे खड़ा देख से कहता है, क्यों, कौन सा जिन नजर आ गया जो यूं डर रहे हो? अब मुझे उसका बेबी कहा ना तो तुम्हारे पीछे कोई चूड़े लगवा दूंगी। बार बार उसका बेबी कहकर मुझे मासूम को जिन्नी कह रहे हो। थोड़ी सी शर्म नहीं है तुम में? वो लड़ाका औरतों की तरह हाथ चलाकर कहती है। सब उसकी बात पर कहका लगा देते हैं। पीछे खड़ा शान सर नीचे करके हंसी रोकता है। अब बीच में मत घुसना, माँ पहना दे। वो दोबारा इयररिंग्स आगे करती है। शान अपनी मौजूदगी जाहिर करता है। मिस्टर आपको खांसी है? हाय क्या मुसीबत है। बड़ा अंदाज था आरुष का। चलो 5 मिनट हो गए हैं, ये मैं पहना लूंगा। उसका बाजू पकड़ता, माँ को आने का कहता, बाहर निकल जाता है। क्या लड़की है ये? मूसा जानबूझकर ऊंची आवाज में कहता है, जो वो सुनकर पीछे मुड़ती उसे खूरी से नवाजती बाहर निकलती है। हा 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 हा, रौनक लगी है इसी से। माँ हंसकर कहती हैं, ये सच है, जब से आई है एक रौनक लगी है माँ। मैसा भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। इसकी पटर पटर अच्छी तो है, मूसा हंसकर कहता है। वो दोनों भी इसकी बात पर मुस्कुरा देती हैं। वो उसे कार में बिठाकर ड्राइविंग शुरू करता है। वो फ्रॉक से उलझती पाँव आगे करती है। वो 5 मिनट के बाद कार रोकता है। सामने एक भीड़ वाली जगह थी। न जाने उसने यहाँ क्यों रोकी थी। आरुष उसे शॉल से निकाब कर चुकी थी। वो फोन कार में ही रखकर उसके दरवाजे की तरफ आकर दरवाजा खोलता बाहर निकलती है। वो फ्रॉक से उलझती बाहर आती है। उसका हाथ नहीं थामती, क्योंकि हाथ में झुमके थे, वो उसे शॉल से मैच थे। क्या हुआ? वो उसे संभाल कर कहता, क्योंकि वो एक कदम खड़ी होती लड़खड़ा रही थी। वो फ्रॉक थोड़ा सा ऊपर करती है, स्ट्रिप्स बंद नहीं है। वो शूज आगे करती कहती है। वो सर नपी में हिलाता घुटने पर बैठता है। वो चौंक कर उसे देखती है, मगर आगे उस पर हैरानी के पहाड़ टूटते हैं जब वो झुककर उसके स्ट्रेप्स बंद करता है। वो तो आंखों को खुले से देख रही थी। वो स्ट्रेप्स बंद करके खड़ा होता, उसके हाथ से झुमके लेकर के जेब में रखता है। उसका हाथ थामता आगे बढ़ता है। वो उसके साथ चलती जाती है। वो आगे थोड़ा अगर एक जगह रुकता है, वहीं उसकी आंखों पर काला कपड़ा बांध देता है। शान, वो डर कर उसे आवाज देती है, रिलैक्स। वो दोबारा उसका हाथ थामे आगे बढ़ता है। वो एक जगह से गुजरकर अंदर दाखिल होता है, एक दरवाजा खोलता है। उसे बस आवाज सी सुनाई दे रही थी। उसे अब दरवाजा बंद करने की आवाज आती है। वो दोबारा उसका हाथ थाम लेता है। वो थोड़ा आगे आकर आंखों से पट्टी हटा देता है। उसकी पट्टी हटाते उसकी शॉल सड़क कर कंधे पर आ जाती है। हाँ भी
हॉल में एक तरफ सड़क जाती थी और वो हैरानी से सामने और उस पास का मंजर देख रही थी। सामने बीच था जो अंधेरे में डूबा यहाँ से और खूबसूरत लग रहा था। वो जहाँ थी हर तरफ फूल थे। वो बालकनी थी, पास ही एक टेबल और 2 चेयर्स पड़ी थी, बीच में कैंडल्स रखी गई थी, नीचे भी हर तरफ फूल थे, हर कलर के। मेज पर 3 बुके रखे गए थे, उनके हर तरह के फूल थे जिसे खुद बनाया गया हो। वो पीछे मूर्ति है, वो एक फ्लैट था। वो जहाँ थी शायद वो काफी ऊपरी फ्लोर था। वो नीचे देखकर सोचती है, तभी लाइट्स ऑफ होती हैं जिससे उसकी नजर आसमान की तरफ उड़ती है। वहां से उसे सितारे बहुत नजदीक लग रहे थे और वो निहायत खूबसूरत लग रहे थे। उनकी खूबसूरती तब बढ़ती है जब जुगनू उसे नजर आते हैं। न जाने कहां से हर तरफ जुगनू चमकने लगते हैं। बहुत से जुगनू उसकी बालकनी के ऊपर भी आ जाते हैं। तभी उसे अपने करीब किसी की आहट महसूस होती है। वो आहट पहचान गई थी। वो श्यान था जिसके सीने से उसका बाजू लगता है। वो वहीं रुक जाता है। उसकी शॉल कंधे पर थी। अब वो उसके गले में कुछ पहनाता है। वो झुककर अपनी गर्दन में देखती है जहाँ एक लॉकेट था। वो उसे ऊपर करके देखती है। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, वो गमगीन आवाज में उसे कान के बिल्कुल नजदीक सुनाई देती है। उसकी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। मैंने कुछ और सोचा था मगर वो अभी मुमकिन नहीं था। वो उसके कंधे पर थोड़ी रखता कहता है, ये लॉकेट। वो उस लॉकेट को देखकर कहती है, उस पर आन लिखा गया था जिस पर दिल था छोटा सा, फॉर यू। वो उसके कान के नजदीक कहता है। उसके बोलने से उसके कान की लो उसके होंठों से टच होती है। वो अपनी जगह स्टिल थी। वो एक बुके आगे करता है। उसमें रोज थे, हर कलर के, महंगे से महंगे। वो उसे दोनों हाथों से थामती, नाक के करीब करती, आंखें बंद करके उसकी खुशबू महसूस करती है। थैंक यू। वो आंखें खोलकर उसकी तरफ रुख मोड़कर कहती है, आ जाओ। वो उसका हाथ थामे उसे लेकर साइड पर रखता उसे चेयर पर बिठाता है। वहां अब एक केक मौजूद था, उसका फेवरेट चॉकलेट केक। ये सब तुमने कब किया और ये केक तुमने बनाया ना? वो केक हर तरफ इशारा करती पूछती है। दोपहर को जब डॉक्टर जिब्रान और हान साथ थे, वो मुस्कुरा कर कहता है, वो बात ऐसे करता है ताकि वो कुछ याद ना करे दोपहर का। वाह, तुम बहुत अच्छे शेफ हो। वो केक को देखकर हंसती हुई कहती है, अब काटो। वो नाइफ उसे देता कहता है। वो उसके वही हाथ पकड़ती केक काट देती है। वो उसकी बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। वो अंदर जाके खाने की डिशेज लाकर टेबल पर रखता है, उसे चेयर पर बिठाता है, खुद भी दूसरी चेयर पर बैठकर खाना सर्व करता है। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? वो उसे सास से भी काम करता देख पूछ बैठती है। नहीं, मैंने क्या किया है जो दर्द हो? लापरवाही में कहकर उसे देखता है। तुम्हें ये सब पसंद नहीं? फिर क्यों? वो उसकी बात पर एक लम्हा चौंकता है मगर जल्दी खुद को कंपोज कर लेता है। आंखों में पढ़ा। वो उसके हाथ जो टेबल पर रखा था उसकी उंगलियां सहलाकर पूछता है। हाँ, वो हल्की आवाज में जवाब देती है। तो एक और सवाल तुम्हारे लिए। मुस्कुराकर सामने जवाब आता है, तुम अजीब हो। वो उसका वो हाथ जिससे वो उसकी उंगलियां सहला रहा था उसकी शहादत की उंगली दोनों उंगलियों में पकड़ती हुई कहती है, जानता हूँ। अंदाज लापरवाह था। क्यों? वो सर झुकाकर पूछती है। मैं ऐसा ही हूँ। वो थोड़ा आगे झुककर कहता है, तुमने खुद को नुकसान क्यों दिया? वो आखिर वो सवाल कह लेती है जो उसके दिल में कब से था। सवाल बहुत हो गए, विश खाना खाओ। वो फोक आगे करता कहता है। वो आगे होकर वो खा लेती है। ऐसे ही वो उसे अपने साथ खाना खिलाता केक सर्व करता है। तुम मीठा भी नहीं खाते? वो जो सिर्फ उसे केक सर्व करके बैठ गया था उससे पूछती है। नहीं, पसंद नहीं। नम सा अंदाज था। वो फोक पर केक लगाकर उसकी तरफ करती है। माय बर्थडे केक। वो एक नजर उसका हाथ पर डालकर उसे देखता है। बर्थडे केक हाथ से खिलाते हैं। वो फोक की तरफ इशारा करके कहता है। वो हल्का सा मुस्कुराती है। उसकी नजर उसके दिल पर जाती है। हर दिल खूबसूरत है तुम्हारा, जस्ट लाइक यू। वो उसकी बात पर खांसने लगती है। क्या मतलब? वो आंखों को बड़ा किए पूछती है। होंठ। वो अपना होंठ का दिल याद करती है। गाल, हाँ, उसके गाल पर भी थे मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। माथा उसके नाक के ऊपर एक साइड पर था। नाक, हाँ, नाक के एक साइड पर भी। गर्दन, एक लाइट सा दिल था गर्दन पर भी। बाजू, वो उसके कहे गए दिल पर सोचती है। बाजू वो कब देखा उसने? वो वाह, क्या अंदाज था श्यान का। वो नजर तक नहीं उठाती। मेरी गर्दन का कब देखा? वो बिल्कुल लाइट सा है। तुम्हारे कान पर भी है। वो सच में हैरान थी, ठरकी। वो उसकी इस बात पर सर झटक कर कहकर लगाता है। इयररिंग्स पहनाते वक्त, राइट? उसे लॉकेट के बाद इयररिंग्स पहना चुका था। वो मुबस्सम मुस्कुरा देता है। उसकी पलकों की बाहर गिर जाती है। उनमें हिम्मत नहीं थी उस शख्स को देखने की। शायद आज पहली बार उसे एहसास नहीं हुआ था। तुम एक गैंगस्टर हो, सच में। वो उस बीच पर थे। वो उसका हाथ थामकर वहां चढ़ रही थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने मॉल में बात की थी वो सच थी? वो रुककर उसके सामने आती है। वो भी रुक जाता है। तुम्हें मैंने नहीं बताया? मैंने पहली बार कहाँ देखा? तो मैं इंसान नहीं भूलती यार। वो सर झुकाकर कहती है। वो मुस्कुराकर से गाल देखता है जिनको वो हाल ही ने छुआ था। समवन इज ब्लशिंग। क्या मैंने रोमांस किया? वो मुस्कुराहट रोक कर कहता है। तुम्हारी हिम्मत है मिस्टर रोमांटिक बनने की। तुम्हारा सामना मिसेस चील से हुआ है। वो इस वक्त वहां अकेले थे इसलिए शॉल उसके कंधों पर ली हुई थी। बाल उड़ उड़ कर चेहरे पर आ जा रहे थे।
हा हा हा, वो सर पीछे की तरफ करके खुलकर कहका लगाता है। अरुष को उसके कहके में एक सच में खूबसूरत सी जिंदगी नजर आती है। वो दिल में माशाल्लाह बोलकर उल्टे कदम लेती बढ़ती है। वो भी कदम लेना शुरू कर देता है। मेरा सवाल टाल दिया आन, वो वैसे ही चलते कहती है। नहीं, वक्त नहीं है इसका। वो उसका गाल दो हाथों से सहलाकर कहता है, डोंट यू डेयर आन टू बी रोमांटिक विथ मी। वो उंगली उठाकर कहती है, ओ हाँ, तुम रोकोगी? वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करता गोद में उठा लेता है। ऑफ कोर्स। और उठाया क्यों? ऐसे चलने में मजा आ रहा था। वो मुंह बसोकर अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल के कहती है, उल्टा क्यों चल रही थी? वो ऐसे ही चलते कहता है, दिल कर रहा था। वो सर नीचे करके आंखें बंद कर लेती है। हम वापस चले? उसकी नींद से भरी आवाज सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखता है।